धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नफरत और डर की राजनीति करने वाले किस किस तरीके से अपने मुद्दे पब्लिक के दिमाग में ठूस रहे हैं, उनके मन में ठूस रहे हैं, और भोंपू मीडिया जिसके दलाल चाटुकार पत्रकार अब दंगाई भी बन चुके हैं, वो किस तरीके से उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके साथ एक पूरा नेक्सस बना के काम कर रहे हैं। इस खबर में उन्हीं का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। 4 से 5 पहलुओं में पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। मैं आपसे छोटी सी एक अपील करना चाहता हूं, सवाल के जरिए अपील है, पर अपने सवाल का जवाब पहले ही दे देता हूं अपनी तरफ से। मेरा मानना यह है कि 2019 का चुनाव कोई रोटी, मकान, दुकान, कपड़ा, पानी, बिजली, सड़क के मुद्दों पर नहीं होने जा रहा। यह चुनाव भारत को भारतीयता के साथ बचाने के मुद्दे पर हो रहा है, जिस भारतीयता के लिए पूरा भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत सहिष्णु हैं, इतने रंग के लोग, इतनी भाषा के लोग। जहाँ 12 मील पे पानी बदल जाता है, 4 मील पे भाषा बदल जाती है, ऐसे भारत में क्या हम उस भारतीयता को बचा पाएंगे, या फिर से 2014 की तरह डर और नफरत की राजनीति करने वाले लोग इस देश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे? और क्या साक्षी महाराज की बात पूरी तरह साबित हो जाएगी कि अगर 2019 में फिर से यही नफरत वाले लोग सत्ता पर काबिज हो गए तो 2024 में फिर उसके बाद कभी चुनाव नहीं होगा, क्योंकि इस देश को एक ऐसी ओर ले जाएंगे जहां बर्बाद करके रख देंगे। लोकतंत्र नाम की यहां कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। खबर पे जाने से पहले आपसे छोटी सी अपील करना चाहता हूं, अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा, जिस भी वक्त आप ऑनलाइन हुआ करेंगे हमारे ऐप पर क्लिक करेंगे, आपको हमारी खबरें मिल जाया करेंगी। यूट्यूब पर खबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। तो खबर का पहला हिस्सा है साहब, एक शख्स हैं, उनका नाम है राहुल गांधी। 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, 1 सवा साल हुआ उनको। उन्होंने एक ऐलान किया था हाल फिलहाल में, अभी आपने देखा होगा, कि 20 करोड़ गरीब परिवारों को हम 12,000 रुपये तक मिनिमम इनकम गारंटी योजना के तहत रुपया देंगे। ऐसे देंगे जैसे मान लीजिए वो परिवार 6,000 कमा रहा है तो हम उसको 6,000 और अपने पास से देंगे ताकि उसके 12,000 पूरे हो जाए। अगर वो 7,000 कमा रहा है तो हम उसको 5,000 देंगे ताकि 12,000 पूरे हो जाए। इस योजना के बाद पूरे भोंपू मीडिया पर और पूरे भाजपा पर एक पहाड़ सा टूट गया था। अजीब तरह के वो लोग हो गए थे, और अब वो हिंदुत्व के मुद्दे को उसके बाद उभार के ले आए। आपने देख लिया होगा, ना उनका राष्ट्रवाद काम आ रहा है, ना उनका राम मंदिर काम आ रहा है। वो पूरा के पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। विकास तो उनसे पैदा हुआ नहीं है, विकास उनसे कहीं छूट गया। दूसरा धमाका राहुल गांधी ने कल किया। कहा उन्होंने कि अगर हमारी सरकार बनेगी, पता है आपको कब? 3 जून 2019 को सरकार को शपथ लेनी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो मार्च 2020 तक, यानी कि महज 9 महीने के अंदर, हमारी सरकार खाली पड़ी 22 लाख नौकरियों को भर देगी। इतने बड़े ट्वीट के बाद होना क्या चाहिए था और हुआ क्या है वो आपके सामने रखेंगे। और पूरे भोंपू मीडिया ने इस पूरे मामले को किस तरीके से दबाने और छुपाने की कोशिश की है और किन मुद्दों पर डिबेट किया है, ये आपके सामने रखेंगे। खबर के दूसरे हिस्से की तरफ अब चलते हैं। खबर के दूसरे हिस्से में सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीतिक नफरत और डर की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। शाहनवाज हुसैन इनका नाम है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद ये कूद के मैदान में आए। इन्होंने कहा राहुल गांधी, क्योंकि उन्हें पप्पू बोलते हैं, जबान पे तो लगाम है नहीं, अब क्यों शहजादा नहीं बोलते हैं? जब 2014 के चुनाव में शहजादा बोलते थे, मर्यादा तो है नहीं इनकी, किसको क्या बोल दें। देखा वो टीवी डिबेट देखा होगा रूबिका लियाकत के साथ आपने एबीपी न्यूज़ पे, उसमें वो गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है पेटीकोट पहन के बैठ जा कांग्रेस वाले को। तो ये कितना सम्मान करते हैं वो इनके अंदर से दिखाई देता है। वो झलकता है, वो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रंगा सियार कितनी देर तक शेर बना रह सकता है तो सियार ही ना। हमारे यहाँ 1958 के अंदर एलिगेशन आया था, कुत्ते का नाम बता रहा हूँ, आप लोग नहीं जानते होंगे। तो हमारा ये बागपत बड़ौद का इलाका है, बड़े मज़ेदार टाइप के लोग हैं, बड़े बेबाक लोग हैं। जैसे मैं आपसे बताता हूँ 1857 का, मैं उस सरजमी से आता हूँ जहाँ से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। जो ये मेरा अंदाज़ आपको दिखाई देता है ना, इसमें मेरी खूबी नहीं है, मैं इस इलाके में पैदा हुआ हूँ इसलिए मेरी खूबी है। जैसे आपने देखा होगा पिछले 18-19 साल से बम बरसा रहा है अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन क्या आज भी ख़त्म हो पाया? वो आज भी नीचे से गोली मार रहे हैं, बल्कि वो ऊपर से बम गिरा देता है, ये नीचे से गोली मारे। ज़मीन पे उतर के लड़ने की औकात नहीं है अमेरिका की। यही इस इलाके की खूबी है।
ये इलाका कभी किसी से दबा नहीं है। इस इलाके के लोग बड़े बेबाक, देखा आपने, किसान जब दिल्ली की तरफ बढ़े तो इस दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान दिल्ली के अंदर घुसे। ये तमिलनाडु के किसान नहीं थे कि महीनों तक प्रदर्शन करके सड़क पे चावल बिछा के चले जाएं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान था, मैं उस सरजमी से आता हूँ। तो इस सरजमी की खूबी है। तो कहा कि 22 लाख नौकरियां हम देंगे। तो इन्होंने क्या कहा इनके बारे में, जो इन्होंने बयान कि पता नहीं है कहाँ से उठा के आंकड़ा लिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा पता नहीं राहुल गांधी कहाँ से उठा के आंकड़ा लिया है कि इन्होंने इन्हें आंकड़ा बता दिया, ऐसी कोई नौकरियां खाली नहीं हैं। अब मैं आपके सामने इनके बयान को काटते हुए पत्रकार रवीश कुमार द्वारा दिया गया पूरा डिटेल्स रख रहा हूँ, वो सुन लीजिए। उस बयान से साबित हो जाएगा कि शाहनवाज हुसैन झूठे ही हैं। पिछले साल 5 अगस्त 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी कि केंद्रीय और राज्य सरकारों में करीब 24 लाख वैकेंसी है। इनमें सबसे अधिक 10 लाख के करीब पद खाली हैं। शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। पुलिस में 5,40,000 पद खाली है। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर आदेश दे रहा है कि जल्दी भरिए, ये लोग भर नहीं पा रहे हैं। रेलवे में 2,40,000 पद खाली हैं। चुनाव आया तो अभी जाकर निकला है। अर्धसैनिक बलों में 61,509 पद और सशस्त्र बलों में 62,084 पद खाली हैं। पोस्टल विभाग में 54,263 पद खाली हैं। एम्स में सुनिए, एम्स में 21,740 पद खाली हैं। एम्स में क्या इन पदों को एक साल के भीतर भरा जा सकता है? भरा जाना। लेकिन कहावत आपने सुनी होगी कि नकटे की नाक कटी 4 बिलांद और बढ़ी। अब कटती नहीं है इनकी बढ़ जाती है। खबर के तीसरे हिस्से की तरफ लेके चलता हूं आपको। खबर के तीसरे हिस्से में अब आपसे बात करना चाहता हूं भोपू मीडिया के अंदाज की। तो आपके सामने रखूंगा एबीपी न्यूज का संविधान की शपथ, आपके सामने रखूंगा आज तक का दंगल और आपके सामने रखूंगा आज तक का हल्ला बोल। इसके अलावा न्यूज़ 24 का आर पार, जो 10 सेकंड में जवाब दीजिए, 10 सेकंड में जवाब दीजिए, चिल्लाता रहता है भाई जवाब नहीं देंगे तो क्या गोली मार देगा, पत्रकार है कि गुंडा है, आराम से रहना। आप उनका अंदाज पहले देख लीजिए सबका। 2007 में समझौता ब्लास्ट केस में एनआईए की अदालत के फैसले में मुख्य आरोपी असीमानंद को बरी किए जाने के बाद बीजेपी को फिर कांग्रेस पर हमले का बड़ा मौका मिल गया। चुनावी माहौल है और इस माहौल में हिंदू आतंकवाद पर एक बार फिर घमासान शुरू हुआ है। पहले तो देखिए देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हिंदुओं को कांग्रेस ने आतंकवादी कहा था। राहुल की 2 सीटों से चुनाव लड़ने के फैसले को भी प्रधानमंत्री ने हिंदू आतंकवाद से ही जोड़ दिया, यह कहकर कि राहुल में दरअसल हिंदुओं का खौफ है, इसीलिए वो केरल की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने हिंदू या भगवा आतंकवाद पर बीजेपी के आरोप को खारिज कर दिया है। तो हमारा आज का मुद्दा बड़ा सीधा, चुनाव से एन पहले ही हिंदू आतंकवाद पर जाप क्यों? आपको बताएंगे हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं, उनसे परिचय कराएंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए किस तरीके से देश का चुनावी माहौल इस समय तैयार किया जा रहा है। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। गुजरात में, देश भर में जनता क्या सोच रही है, अब जरा विषय पर आते हैं। विषय सिर्फ इतना है कि देश में एक होड़ चल पड़ी है कि कौन हिंदुओं का सगा है और किसने हिंदुओं को ठगा है। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का सीधा आरोप कि हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द के जरिए आपने जिस तरह का विष घोला है हिंदुओं के खिलाफ, उसको हम चुनावी मुद्दा बनाएंगे। ठीक 9 दिन बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा है। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के हालात करो या मरो की तरह है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, जुबानी आग और प्रचंड होती जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, तो बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को बड़ा मुद्दा बना रही है। अमित शाह ने तो न्यूज 18 के एजेंडा सेटिंग इंटरव्यू में यह तक आरोप लगा दिया कि कांग्रेस पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत स्टैंड इसलिए नहीं रख पाती क्योंकि उन्हें वोट बैंक की फिक्र है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को हिंदू आतंकवाद से जोड़ दिया। सभी का अंदाज आपने देख लिया। किसी एक ने भी 22 लाख नौकरी का ऐलान करने वाले मुद्दे पर प्राइम टाइम शो डिबेट नहीं किया। सभी ने नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा में दिए गए बयान को आधार बनाकर
कांग्रेस के खिलाफ खबर करने की कोशिश की, विपक्ष के खिलाफ खबर करने की कोशिश की, हिंदू आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कुल मिला के डिबेट की और बताने और दिखाने की कोशिश की कि देखो कांग्रेस के दौर में कैसे हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया। पूरा का पूरा प्राइम टाइम शो इसी बात पर किया गया और आप लोग खुद देख लीजिए इन तमाम चीज़ों में। खबर के चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं। क्यों करता है भोंपू मीडिया ऐसा, इसको भी समझ लेना चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा कि इस बार का चुनाव नफरत और डर की राजनीति को हराने वाला चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव मीडिया के अंदर डर और नफरत की राजनीति और भोंपूगिरी कर रहे पत्रकारों को हराने का भी चुनाव है। तो एक तो बीजेपी के एजेंडे को हूबहू ये लोग आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, सीधा सीधा समझ लीजिए, ताकि नरेंद्र मोदी को इसका चुनावी फायदा पहुंच सके। और नरेंद्र मोदी 2014 में वर्गला के लोगों को आ गए थे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। 10 साल की कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, ईवीएम पे भी सवाल खड़े हैं उस वक्त के, ये जीत के आ गए। अब 2019 में ये दोबारा से जीतना चाहते हैं, किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद, देश जल जाए, मर जाए, लोग कट जाए, कुछ भी हो जाए, इनको जीतना है। तो उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये भोंपू मीडिया के पत्रकार ऐसा करते हैं। दूसरे, हिंदुओं में जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनमें विपक्षी पार्टियों की इमेज हिंदू विरोधी और मुस्लिम हितैषी दोनों चीज़ें हैं, हिंदू विरोधी भी है, मुस्लिम हितैषी भी है, बनाने के लिए ये इस तरीके से सोचे समझे तरीके से एजेंडे पे काम करते हैं। तीसरे, समाज के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के लिए, ताकि राजनीतिक फायदे जिसको चाहिए वो मिल सके, ठीक है, वो करने के लिए ऐसा करते हैं। चौथे, असल जब आप मुद्दों पर जाते हैं, जैसे आप बात करेंगे बेरोजगारी की, जैसे आप बात करेंगे नौकरी की, जैसे आप बात करेंगे महंगाई की, तो उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सोचे समझे तरीके से ऐसा करते हैं। इसलिए इन पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खबर के आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ आपको लेके चलना चाहता हूँ। इसमें बात कर लेते हैं क्या होना चाहिए था। होना ये चाहिए था कि अपनी टीवी स्टूडियो में बुलाकर बड़े बड़े शो करने वाले भोंपू मीडिया के इन पत्रकारों को, जो दलाल चाटुकार ही नहीं है, मैं सीधा कहूँगा कि दंगाई हैं, राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें मोदी सरकार पर टूट पड़ना चाहिए था। टूट पड़ो आंदोलन कर देना चाहिए था पूरे तरीके से और पूछना चाहिए था कड़े शब्दों में कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 22 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, इतनी नौकरियां भरिए, तो आप लोग नौकरी क्यों नहीं भर रहे हैं? आज तक आप इस चीज़ को छुपाते क्यों आ रहे हैं? और आपकी पार्टी का प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन इस तरीके का झूठ क्यों बोल रहा है? क्यों आप लोग आज तक लोगों को नौकरी देने से बचते आ रहे हैं? नौकरियों की भर्तियां आप लोगों ने क्यों नहीं निकाली है? इन सारी चीज़ों पर इसको बात करनी चाहिए थी, पर ऐसा करने से बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता, नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनता और इनकी दलाली चाटुकारी जो है वो चल उन्हीं के रही है। तो इससे इनके धंधे बंद हो जाते। जो इन्होंने बड़े बड़े चैनल शुरू कर लिए हैं, जेल से छूट के आए Y+ में घूम रहे हैं, मुकदमों से बरी हो चुके हैं, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हुए पकड़े गए थे। एक चीज़ और निकल के आती है, उस पर थोड़ा सा और गौर कर लीजिए कि इनकी काबिलियत पे भी सवाल उठाना चाहता हूं मैं, वो थोड़ा सा और देख लीजिए। वो कैसे? ठीक है, समझौता एक्सप्रेस मामले में स्वामी असीमानंद छूट गए हैं और तमाम लोग छूट गए, बड़ी अच्छी बात है। तो कम से कम इस फैसला आने के बाद आपको जो मृतक हैं उनके परिवार वालों के पास जाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी कि देखिए ये समझौता एक्सप्रेस में जिन लोगों को मुलजिम बनाया गया था वो तो छूट गए हैं। अब आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको इंसाफ मिला कि नहीं मिला? आगे की लड़ाई क्या लड़ेंगे, लेकिन किसी एक का आंसू दिखा रहे हैं। दूसरी बात करनी चाहिए थी कि मोदी सरकार ये बताए या उसकी CBI ये बताए कि अगर ये दोषी नहीं थे तो दोषी कौन था? क्योंकि लोग तो मरे थे, ब्लास्ट तो हुआ था, धमाका तो हुआ था, लेकिन इनकी काबिलियत ये है और इनकी इंसानियत भी, दोनों चीज़ें इनके अंदर से मर चुकी हैं, क्योंकि ये सिर्फ धंधा कर रहे हैं। गंदा है पर धंधा है। कैसी लगी आपको छोटी सी कोशिश? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त।